हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का लेक्चर 20। सो बेसिकली हमारा चैप्टर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन चल रहा था, दैट इज़ अबाउट टू कंप्लीट। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मोहर सर्कल, जिसको हम हिंदी में मोहर वृत्त बोलते हैं। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंक्लाइन प्लेन पे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है और नॉर्मल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी इंक्लाइन प्लेन पे ड्यू टू बाई एक्सियल स्ट्रेसेस। दो अगर एक्सिस में स्ट्रेस लग रहे थे तो उसकी वजह से हम स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि लंब प्रतिबल और शेयर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल कैसे निकाल रहे थे और साथ ही साथ मुख्य प्रतिबल या प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। आज हम देखेंगे मोहर सर्कल क्या होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसका क्या महत्व है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हिंदी में अगर इंग्लिश में बोले तो मोहर सर्कल, हिंदी में बात करें तो मोहर वृत्त के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, हमने नुमेर फॉर्मूला ड्राइव किया था ताकि हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर पाएँ, ताकि हम नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर पाएँ, ताकि हम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें जो हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे थे वो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। लेकिन मोहर सर्कल क्या है, एक ग्राफिकल मेथड है, एक ग्राफी विधि है कह सकते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो हमने देखा था मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि अधिकतम और न्यूनतम मुख्य प्रतिबल फॉर्मूले से। लेकिन इस मेथड से हम क्या करते हैं, ग्राफी विधि से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, अधिकतम और न्यूनतम कर्तन प्रतिबल हम ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ हम नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट मीन्स लंब प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल किसी इंक्लाइन प्लेन पे या किसी झुके हुए काट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ड्राइंग द मोहर सर्कल। तो मोहर सर्कल या मोहर वृत्त बना करके हम उसको उसको खींच करके, मोहर वृत्त खींच करके ग्राफी विधि से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला, बिना फार्मूला के प्रयोग के। तो अगर हिंदी में बात करें तो बेसिकली ये एक ग्राफी विधि है जिससे हम अधिकतम न्यूनतम मुख्य प्रतिबल, अधिकतम न्यूनतम कर्तन प्रतिबल किसी नत समतल यानी इंक्लाइन प्लेन पर लंब प्रतिबल तथा नत समतल पर कर्तन प्रतिबल आदि को ज्यामिति विधि से अथवा मोहर वृत्त बनाकर हम ज्ञात कर सकते हैं या ज्ञात किया जाता है। तो दिस इज अ मोहर सर्कल। तो इसी का ये एडवांटेज है कि बिना फॉर्मूले के हम ग्राफ से कुछ कैलकुलेट करके, कुछ ग्राफ बना करके, मोहर सर्कल बना करके हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, वन बाय वन हम देखेंगे। मोहर सर्कल में भी कई केसेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो केस है मोहर सर्कल में, मतलब जो पहला प्रॉब्लम हो सकती है दैट इज द मोहर सर्कल फॉर प्योर यूनी एक्सियल टेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी है उस पर सिर्फ यूनी एक्सियल एक दिशा में कोई टेंसाइल फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। तो यूनी एक्सियल यानी कि सिर्फ सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है, इसमें ना सिग्मा वाई एक्ट कर रहा है ना शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला केस है जिसमें प्योर यूनी एक्सियल टेंशन है, सिर्फ एक अक्ष में टेंशन यानी कि तनन प्रतिबल लग रहा है। तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मोहर वृत्त बनाएंगे, तो वो हम देखेंगे। तो ये हमने देखा है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, जब सिर्फ सिंगल एक्सिस सिंगल डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लगता है तो हम जो जो मोहर सर्कल है, जो मोहर वृत्त है, उसकी जो रेडियस होगी वो हम कितना लेंगे, सिग्मा एक्स ही लेंगे, जितना आपका वैल्यू गिवन होगा, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सिग्मा एक्स का कुछ मान दिया होगा, उसी को हम उसका रेडियस मान लेंगे सर्किल की, उसी की उसकी त्रिज्या मान लेंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं त्रिज्या विल बी सिग्मा एक्स बाई टू, ये डायमीटर होगा, त्रिज्या नहीं होगी, सिग्मा एक्स विल बी डायमीटर। तो जो रेडियस हम निकालेंगे मोहर वृत्त का वो कितना होगा, सिग्मा एक्स बाय टू निकालेंगे। तो सिग्मा एक्स जैसे मान लीजिए आपका 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर रहा है या क्वेश्चन में गिवन है, तो रेडियस हो जाएगी 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। लेकिन हम उसको 100 तो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में करेंगे नहीं, हम उसको थोड़ा सा कुछ स्केल लेंगे। जैट मीन्स कि अगर हम 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं तो 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को हम 10 सेंटीमीटर मानेंगे। तो 10 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल बना लेंगे। तो इस तरीके से हम एक स्केल पे, एक पैमाने पे हम लेके कैलकुलेट करेंगे। तो जो
मोहर वृत्त बनेगा, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा अंदर सेंटर का केंद्र बिंदु कितना होगा, सिग्मा एक्स बाई टू, एक्स एक्सिस में और वाई में 0 होगा। ठीक है, तो सिंपल है, हमने एक्स एक्सिस खींची है और वाई एक्सिस ड्रॉ की, और उस पर हमने आर जितना भी सिग्मा एक्स बाई टू था, मान लीजिए वो 100 था, तो हम 100 मान लीजिए न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सिग्मा एक्स था, तो हम उसको एक किसी स्केल में मानेंगे। तो स्केल में मानेंगे तो ये सिग्मा एक्स था, तो आपका जो रेडियस हो जाएगा ये सिग्मा एक्स है मान लीजिए न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, यानी त्रिज्या जो है इसकी आधी हो जाएगी, तो रेडियस विल बी 50। तो रेडियस जो है आपका 50 हो जाएगा, लेकिन हम उसको सेंटीमीटर में लेके चलेंगे, कुछ स्केल में, कुछ पैमाने में। तो मान लीजिए हमने माना कि 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर बराबर, मान लीजिए 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर है, या फिर ये कह सकते हैं कि 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम पैमाना मान लिया, लेकिन 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। तो 1 सेंटीमीटर में 10, तो 50 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स 50 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर विल बी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का हम एक केंद्र बिंदु से आर्क रेडियस ले लेंगे और उसको अपने कंपास में लेके एक पॉइंट मार्क करेंगे, सेंटर मिल जाएगा। उस सेंटर को मानते हुए, उस बिंदु को केंद्र मानते हुए हम उसी रेडियस का एक आर्क, एक सर्कल बना देंगे, तो दैट विल बी द मोहर सर्कल। ठीक है, अब मोहर सर्कल से हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, तो वो कितना होगा, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी सिग्मा 1, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो सिग्मा एक्स के बराबर होगा, और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इस केस में 0 होगा। तो ये पहला केस था, सिंपल था, जिसमें हम डायरेक्टली इस तरीके से नाप करके मेजर कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो केस होगा दैट विल बी मोहर सर्कल फॉर प्योर यूनी एक्सियल कंप्रेशन। अब इस केस में कंप्रेशन लग रहा है, दैट मीन्स ये जो बल लग रहा है, जो स्ट्रेस लग रहा है, वो कितना वो कंप्रेसिव डायरेक्शन में है, दैट मीन्स उसको संपीड़ित कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो सेम होगा, रेडियस सिग्मा एक्स बाई टू होगी, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो माइनस होंगे, यानी कि ये जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे माइनस एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। तो माइनस सिंपल वैसे ही पहला वाला केस है, लेकिन सारी कुछ चीज़ें हम माइनस एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो इस केस में प्रिंसिपल स्ट्रेस जो सिग्मा 1 होगा माइनस सिग्मा एक्स बाई टू होगा, और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 होगा। और शियर स्ट्रेस अगर इस केस पे निकालेंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल के बराबर होता है, सिग्मा एक्स बाई टू होगा। वो इस केस में भी हम देख सकते हैं और इस केस में भी लिख सकते हैं, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो हमें दो चीज़ें निकालनी होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इस तरीके से हम यहाँ से नाप करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट जो केस होगा ये सेकंड केस हो गया, बहुत ही सिंपल केसेस हैं ये, तो आप डायरेक्टली अब देख के ही बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है मोहर सर्कल फॉर प्योर शियर। अब टेंसाइल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, ना कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, सिर्फ शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। तो देख सकते हैं ये आपका जो एलिमेंट था इस पे, इस सरफेस पे शियर स्ट्रेस, यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, और बाकी हर एक फेसेस पे शियर स्ट्रेस जो है टाउ एक्ट कर रहा है। अब इस केस में जो रेडियस होगा सर्कल का वो शियर स्ट्रेस के बराबर होगा, त्रिज्या जो होगी मोहर सर्कल की वो टाउ के बराबर होगी। तो जो कोऑर्डिनेट होंगे सर्कल का उसको हम क्या करेंगे, जो सर्कल का कोऑर्डिनेट होगा केंद्र बिंदु, वही आपका क्या होगा, मोहर वृत्त का यानी मोहर सर्कल का सेंटर होगा। दैट मीन्स अगर शियर का केस है तो जो केंद्र बिंदु होगा वही मोहर सर्कल का भी केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सेंटर मानते हुए जितना टाउ गिवन है उतना, जैसे मान लीजिए टाउ 50 है तो उसको किसी स्केल में 5 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर और 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो उस तरीके से स्केल में मान के हम उसको ड्रॉ कर लेंगे, स्केल बना लेंगे। तो जो इस केस में प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ के बराबर होगा, और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस टाउ के बराबर होगा। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल के बराबर होगा, तो टाउ के बराबर होगा। तो इसमें इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ड्रॉ करते। तो ये थर्ड केस था, ये सिंपल केस था। अब जो नेक्स्ट केस है दैट इज द मोहर सर्कल फॉर द प्योर बाई एक्सियल टेंशन। दैट मीन्स ये केस थोड़ा सा समझिएगा आप। तो इसमें जो है बाई एक्सियल टेंशन लग रहा है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस में भी सिग्मा एक्स लग रहा है और वाई एक्सिस में भी सिग्मा वाई लग रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में सिग्मा एक्स लग रहा है और वाई एक्सिस में सिग्मा वाई लग रहा है, दैट मीन्स बाई एक्सियल टेंशन है। ठीक है, तो
इस केस में जो रेडियस होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट अगर निकालना है कि जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी ये जो आर होगा वो और कॉमा जीरो। तो दैट मीन्स हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, जितना सिग्मा एक्स दिया होगा जितना सिग्मा वाई दिया होगा उसको हम माइनस करके लिख देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको फिर किसी स्केल में बना लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अपने से। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे कि एक जो रेडियस कैलकुलेट करेंगे वो हम सेंटर से एक स्केल नापेंगे जो कि आर के बराबर होगा सेंटीमीटर में, तो हमें एक सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, उस सेंटर को कीपिंग दिस एज ए सेंटर और रेडियस विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई टू, तो एक हम इसका एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, तो दैट विल बी अ मोहर सर्कल। इस केस में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो सिग्मा वन होगा और वो किसके बराबर होगा, सिग्मा एक्स के बराबर होगा, और सिग्मा टू जो होगा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वाई के बराबर होगा। ठीक है, अब इस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर कैलकुलेट करना है तो वो रेडियस के बराबर होगा, तो रेडियस विल बी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, या फिर ये कह सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। तो दैट विल गिव यू प्रिंसिपल स्ट्रेस एज वेल एज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये भी सिंपल केस है, अभी तक के जो भी केसेस देखे वो सारे सिंपल केसेस थे, लेकिन अगर हम इसमें ही बाई एक्सियल में शियर स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर लें तो थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाता है, वो कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट केस में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट केस इज द मोहर सर्कल फॉर एन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस। अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस हैं इस केस में, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है। तो अब इसमें जैसे हमें रेडियस हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन हमें नॉर्मल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है मान लीजिए, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे मोहर सर्कल ड्रॉ करके। तो सबसे पहले जैसे प्रीवियस केस था वही वाला केस है, लेकिन हम इसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस है, लेकिन हम एक मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन ले रहे हैं, तो उस पर हमें नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। जैसे ये हमने इंक्लाइन प्लेन ले लिया, देख सकते हैं। तो इस पे हमें नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है सिग्मा एन और टाउ निकालना है, जैसे हमने देखा था फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हम मोहर सर्कल की हेल्प से कैसे निकालेंगे, तो वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था इस केस में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों दे रखा है, तो रेडियस आपको पता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू हो जाएगी और कोऑर्डिनेट सेंटर का मिल जाएगा आपको। तो उस केस में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये भी बता दिया था, सिग्मा वन जो सिग्मा एक्स के बराबर होगा, सिग्मा टू वाई के बराबर होगा, और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा ये आपका रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल के बराबर होगा, ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, लेकिन इस केस में एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकालना है, दैट मीन्स किस एंगल पे आपका ये झुका हुआ है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे, तो वो हमें निकालना है। और उसके साथ साथ हमें मिनिमम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस भी कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो जो एंगल ऑफ द ऑब्लिक्विटी है वो हमने फाई एज्यूम किया है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो वो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी जो आएगी आपकी, हम क्या करेंगे, हमने इसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन शियर स्ट्रेस जो हमने निकाला था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा वन माइनस सिग्मा बाई टू, तो वो जितना अमाउंट आएगा वो हम मेज़र करेंगे। ठीक है, वो हम मेज़र करने के बाद ऑब्लिक्विटी एंगल जितना अगर मान लीजिए गिवन है, ठीक है, तो ऑब्लिक्विटी एंगल से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि मैंने सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दे रखा है, तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, और फिर उसके बाद हमने डी पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो डी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शियर स्ट्रेस यहाँ से मार्क करना पड़ेगा। तो शियर स्ट्रेस जितना भी गिवन होगा उतना अमाउंट ऊपर जाएंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए टाउ का एक आर्क यहाँ लगाया है, ठीक है, टाउ का आर्क लगाने के बाद फिर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन जहाँ पे भी सर्कल को टच करेगी तो दैट विल गिव यू डी पॉइंट। तो उस तरीके से डी पॉइंट मिल जाएगा, और इस डी पॉइंट को आप ओ पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो आपको एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी मिल जाएगा, फाई एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो और ये फाई एंगल जो ओडी होगा वही आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस देगा। ठीक है, अब इस डी पॉइंट से जो एंगल थीटा गिवन है उसका डबल करेंगे, और डबल करके उतने एंगल पे, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, जो सेंटर है सेंटर से 2 थीटा पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ से भी आप डी पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं,
डी पॉइंट फाइंड आउट करने के, या तो आप टाउ जो है पे कैलकुलेट कर लिया तो वहां से कर लें, या तो फिर सेंटर से आप क्या करें, 2θ डिग्री, यानी थीटा गिवन होगा, थीटा मान लीजिए 30 डिग्री है तो 60 डिग्री पे हम एक एंगल पे एक लाइन खींचेंगे और जो सर्कल को जहां कट करेगा तो दैट विल गिव यू डी पॉइंट। तो उस तरीके से आपको डी पॉइंट दे देगा, और डी पॉइंट जब मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको आप O से कनेक्ट कर देंगे, और उसको आप यहाँ पे इस पॉइंट को B माना है तो B से कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एंगल मेड बाय द ऑब्लिक प्लेन विद द एक्सिस ऑफ द माइनर टेंसाइल स्ट्रेसेस थीटा, उस तरीके से हमने बना दिया है। तो जो BC CA और CD है, दैट मीन्स ये BC CA और जो CD है ये सारी रेडियस है सर्कल के। ठीक है, मोर सर्कल का वो कितना है, σ1 माइनस σ2/2 है। अब जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है सी का मान हमें निकालना है, तो वो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के या cos 2θ लगा के यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो cos 2θ जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपका बेस जो है सी है और हाइपोटेनियस सी डी है, तो वहाँ से आप सी निकाल सकते हैं cos 2θ के फॉर्मूले से। तो यहाँ से आप सी निकाल सकते हैं। जब सी मिल जाएगा तो आपको मान लीजिए OC कैलकुलेट करना है यहाँ O से C तक, तो OC विल बी OB प्लस BC, यानी कि OB जितना है प्लस BC। तो उस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपका जो ये आपका OC मिल जाएगा, और OE हमें जो OE है दैट मीन्स O से लेके E तक की डिस्टेंस, तो दैट विल गिव यू अ नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि O से E तक आप अगर मेजर कर लेंगे तो वो नॉर्मल स्ट्रेस देगा, वो कितना होगा, σn होगा। तो आप इसको डिराइव नहीं करना, आपको बस याद रखना है कि ई पॉइंट आपको मिल गया है, ई पॉइंट से ओ तक हमने स्केल से पटरी से नाप लेना है, और मान लीजिए वो 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, और जितना स्केल में हमने उसको कन्वर्ट किया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लेंगे। दैट मीन्स OE डिस्टेंस जो है आपका नॉर्मल स्ट्रेस देगा, और जो ED डिस्टेंस है वो आपका शियर स्ट्रेस देगा या टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ देगा, सिग्मा टी देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल देंगे। और जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है वो जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है वो OA देगा, दैट मीन O से लेके A तक की डिस्टेंस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगी। ठीक है, जो कि σ1 के बराबर होगी, जिसको हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस σ2 होगी, और वो σy के बराबर होगी। ठीक है, तो एंगल इस तरीके से आप टेंजेंशियल स्ट्रेस जैसे फॉर्मूले से निकालते हैं उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। होप आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, उसको हमने बस सिंपली मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस को ये फॉर्मूला से, या तो हमने फॉर्मूला देखा था इस फॉर्मूले से निकाल लें, या तो हम मोहर सर्कल से ड्रॉ कर लें, तो उसका कंपैरिजन इसमें दिखा रखा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट केस होगा उसमें क्या है, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस हैं, लेकिन एक जो स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव है, वहां पे दोनों टेंसाइल थे और इसमें कंप्रेसिव है। तो रेडियस जो होगी σx प्लस σy/2 ही होगी, यानी O से इतनी दूरी पे आएंगे। ठीक है, जो आपको C पॉइंट मिल जाएगा, और एक रेडियस का एक सर्कल बना देंगे। कोऑर्डिनेट्स आपको σx माइनस σy/2 0 होंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए सेंटर आपको कैलकुलेट करना, तो इस तरीके से आप सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप जैसे रेडियस, हाँ सॉरी, रेडियस आपको नहीं पता है क्योंकि आप O से C तक की तो रेडियस है नहीं, तो आपने रेडियस तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन आपको सेंटर नहीं पता। तो सेंटर कैसे निकालेंगे, σx माइनस σy/2, यानी कि ये जो अमाउंट कुछ आएगा उतना डिस्टेंस हम O से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, x में, तो हमें C पॉइंट मिल जाएगा, और इतना रेडियस हम मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो आपको मोहर सर्कल हो जाएगा। इसमें जो मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, σx होगा, यानी O से A तक की जो दूरी होगी वो σx होगी, और O से B तक की दूरी जो होगी वो σy होगी, क्योंकि ये किस में है, कंप्रेशन है। तो देख सकते हैं O से उधर लेफ्ट हैंड साइड पे बना है, निगेटिव एक्सिस डायरेक्शन में बना हुआ है। ठीक है, फिर सिंपल आपको क्या करना है, जितना एंगल दे रखा होगा क्वेश्चन में σx σy और थीटा दे रखा होगा, तो आप सेंटर से 2θ पे एक लाइन लेंगे, डी पॉइंट मिल गया आपको, फिर डी पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे O से और B से। तो जो आपका ये वाला वैल्यू होगा CE, ये कह सकते हैं C से लेके E तक, उसको हम कैलकुलेट कर लें, या फिर आप डायरेक्टली नॉर्मल स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो कितना होगा, जैसे मैंने पीछे भी बताया था, O से लेके E तक की डिस्टेंस, इसको आप स्केल से बस मेजर कर लेंगे। दैट मीन्स आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की 2θ पे, और डी पॉइंट आपको मिलने के बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो उसको हमने ई पॉइंट नाम दे दिया है। तो O से E तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस देगी, और E से D तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपको शियर स्ट्रेस देगी, और वो आपको सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन आपको स्केल में कन्वर्ट करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया।
फिर उसके बाद मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, तो वो कितना होगा, ओ से लेके ए तक की जो दूरी होगी वो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी, और ओ से बी तक की जो दूरी होगी मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी माइनस सिग्मा टू होगी, और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा जो मैंने बताया था ई से डी तक की होगा। ठीक है, तो ये तो इन्होंने दोनों चीज लिखी, ईडी तो आप कैलकुलेट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से भी इन्होंने इसमें दिखा रखा है। ठीक है, तो जैसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करते थे, लेकिन आप मोहर सर्कल अगर बना लेंगे तो बस आपको मेजर करना है स्केल से, और जितने स्केल में कन्वर्ट किया था उसको आपको उसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो स्केल का मैंने कंसेप्ट पहले बताया भी है, जैसे मान लीजिए ये सिग्मा एक्स जो है आपका 100 है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को या 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर आप मान लेंगे, यानी कि 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर माना है, तो अगर आपका जो है सिग्मा एक्स 100 है, तो आपका जो है कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर माना है, तो सिग्मा एक्स जो है आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आपका जो आंसर आएगा, मान लीजिए सिग्मा एन की वैल्यू कुछ आई 53 आई, तो 5.3 सेंटीमीटर आया सेंटीमीटर में मेजर करके, तो उसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हमने 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर माना है। तो इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो लेंदी हो गई है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे से समझें। तो दिस इज अ प्रॉब्लम जिसमें तीनों चीजें, अभी तक हमने देखा कि सिर्फ दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहे थे और शेयर स्ट्रेस नहीं लग रहा था, या शेयर लग रहा था और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रहे थे। तो इसमें भी दो केसेस हैं, वो हम देख लेते हैं। मोहर सर्कल फॉर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस विद शेयर स्ट्रेस विच प्रोड्यूसेस अ क्लॉकवाइज रोटेशन। तो पहला जो है क्लॉकवाइज रोटेशन का केस होगा, दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज का रोटेशन होगा। दैट मीन्स इसमें सिग्मा एक्स भी लग रहा है, सिग्मा वाई भी लग रहा है, और टाउ भी एक्ट कर रहा है, और टाउ जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं इधर जो स्ट्रेस है, ये भी स्ट्रेस, ये कैसे घुमा रही है इसको, क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये इधर की तरफ घुमा रहा है, तो दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये भी देख सकते हैं, ये भी जो है इधर की तरफ घुमा रहा है, ये ऐसे दोनों मिलके इसको, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो दोनों है, ये और ये इधर वाले क्लॉकवाइज दे रहे हैं, और ये सामने के सामने दोनों वो भी क्लॉकवाइज दे रहे हैं, तो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब तीनों चीजें दे रखी होंगी, तो इस केस में हम एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस में डायरेक्ट स्ट्रेस और ऑर्डिनेट में शेयर स्ट्रेस हम मानते हैं। दैट मीन्स सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है एक्स एक्सिस में मानेंगे, और टाउ को जो है वाई एक्सिस में मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिग्मा एक्स गिवन होगा और सिग्मा वाई गिवन होगा, उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, उसमें किसी स्केल में। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड स्टेप में, मेजर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाय यूजिंग अ सुटेबल स्केल। किसी भी सुटेबल स्केल पे हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मेजर कर लेना है। फिर ओ से सिग्मा एक्स तक की दूरी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर आई है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको अपने पेपर पे मार्क कर लेना है सिग्मा एक्स का वैल्यू, और जो आपको सिग्मा एक्स जो है आपको ए पॉइंट देगा, तो दिस विल गिव यू अ ए पॉइंट। तो यहाँ पे हमने ए पॉइंट मार्क कर लिया। ठीक है, इसमें पहले सर्कल नहीं बनाना है जब तीनों चीज़ें दी होंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। उसके बाद आपको क्या करना है, बी पॉइंट मार्क करना है। तो बी पॉइंट कौन देगा आपको, सिग्मा वाई देगा। सिग्मा वाई आपने मेजर किया है, वो कुछ कम वैल्यू है मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मेजर किया सिग्मा वाई, वो भी कुछ सेंटीमीटर्स में होगा, क्योंकि स्केल में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको ये बी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमको सेंटर फाइंड आउट करना है। जो सेंटर जो होगा हाफ वे डिस्टेंस होगा बिटवीन ए और बी के, तो ए और बी के बीच में जो हाफ दूरी होगी उसको वो जो डिस्टेंस देगा दैट विल गिव यू अ सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे आपको सेंटर पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टाउ ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट से और बी पॉइंट से। ठीक है, तो ए पॉइंट जो है यहाँ पे जो जितना टाउ की वैल्यू दे रखी होगी, मान लीजिए कुछ 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो उसको आप स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से आप नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे जितना भी टाउ का वैल्यू हुआ। तो यहाँ से हमने इधर गिराया है टाउ का मान, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी टाउ है, तो वो कुछ सेंटीमीटर होगी। इसी तरीके से ए से डी तक की भी दूरी टाउ जो है, जो कि इसमें दे रखी है, टाउ एक्स वाई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो आपने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डी और ई को ज्वाइन कर देंगे। दैट मीन्स जो आपका डी पॉइंट है और जो ई पॉइंट है, दोनों को हमने 2 पॉइंट मिल गए हमें, क्योंकि हमने ए से ड्रॉप किया और बी से ड्रॉप किया टाउ का, और जहाँ पे ये आपको सर्कल सॉरी जो जहाँ पे पॉइंट ई आ रहा है उसको हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब ज्वाइन कर दिया है डी को, और वो सेंटर को कहीं पे कट करेगा, उस सेंटर को हम मानते हुए और
उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ज्वाइन करेंगे डी और ई, वो जो है सेंटर सी से पास करेगा, और जो सी से ए तक की दूरी होगी और जो सी से बी तक की दूरी होगी वो कितनी होगी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होगी। चाहे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। लेकिन जो रेडियस लेंगे मोहर सर्कल का, अब हमें मोहर सर्कल ड्रॉ करना होगा बेसिकली। तो सी से लेके डी तक का जितना भी हमारा वैल्यू आएगा उसको कंपास में मार्क कर लेंगे, और उतना ही अमाउंट का त्रिज्या का हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एक क्या कर लेंगे, वृत्त बना लेंगे। ठीक है, अब हमारा वृत्त बन गया है, हमें रेडियस भी मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो जो यहाँ से C से F तक की दूरी है, यानी कि C से F तक की दूरी है, तो यहाँ ये डिस्टेंस हमें क्या देगा, यानी कि C से F तक की जो वैल्यू होगी वो हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देगा। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी कि जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो जो CF वैल्यू आपको दे देगा वो सेंटीमीटर में आप स्केल से मेजर कर लेंगे, फिर उसको इस जितना भी मतलब पटरी से माप लेंगे, या फिर आपके जो भी रूलर है उससे मेजर कर लेंगे, फिर उसको जितने पैमाने में अपने माना था, यानी कि मान लीजिए 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर है, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस सेंटीमीटर वो आपका न्यूटन पर एम स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सी एच देगा आपको। ठीक है, और वो कितने एंगल पे होगा, 2 थीटा एंगल पे होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, थ्रू पॉइंट सी ड्रॉ अ लाइन सी एच मेकिंग एन एंगल 2 थीटा फ्रॉम द सी डी, यानी कि सी डी से जो सी डी आपकी वैल्यू है, ठीक है, जो सी डी जो पॉइंट सी डी जो लाइन है, जो सी डी हमने ड्रॉ किया था, उससे आप एंगल लेंगे, यानी कि नीचे से लेने लेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस से नहीं लेंगे हम, सी डी से 2 थीटा एंगल पे, यानी थीटा आपको गिवन होगा 30 डिग्री 20 डिग्री जो भी होगा, उसका डबल करके हम एक एंगल पे लाइन ड्रॉ करेंगे। वो आपकी लाइन जो है जहाँ पे सर्कल को टच करेगी, तो वो सी एच पॉइंट यानी सी एल लाइन, सी एच लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अब थीटा वन इज द एंगल ऑफ द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, तो यहां से जो थीटा वन होगा वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगा, यानी कि यहां से यहां तक की जो एंगल होगा, जब हमने लाइन ड्रॉ कर लिया सी से डी तक की, तो 2 थीटा वन है। ठीक है, और वो थीटा वन जो है मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है, और थीटा टू जो है एंगल ऑफ द माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो ये 2 थीटा वन है, और यहां से यहां तक का एंगल जो है सी ई का, वो 2 थीटा टू है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एच परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं एच आई टू बी ए। ठीक है, यानी कि एच से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है एच आई, और बी से सॉरी एच से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है एच आई, और फिर एच आई से हम एक और लाइन खींच रहे हैं, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, बी ए। ठीक है, यानी दैट मीन्स ये बी ए है, यानी कि बी ए पर हम सॉरी बी ए पर हमने एच आई एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, ओ और एच जो आपका ओ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ओ पॉइंट और एच पॉइंट, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है, इसको सबसे लास्ट में ज्वाइन करेंगे, ये आपको रिजल्टेंट सिग्मा आर देगा, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, ये आपको सिग्मा आर देगा। ठीक है, और उसके बाद जो ओ एच रिप्रेजेंट करेगा वो रिजल्टेंट मैंने बताया था सिग्मा आर देगा, जो ओ एच है वो सिग्मा आर देगा, और जो ओ आई है वो नॉर्मल स्ट्रेस देगा। दैट मीन्स ओ से लेके आई तक की डिस्टेंस नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, और ओ से एच तक की सिग्मा आर देगा। तो उसको आप सिर्फ स्केल से मेजर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें टेंजेंशियल स्ट्रेस भी मिल जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस भी मिल जाएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस तो आपको पता ही है, वो आपने मेजर कर लिया। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ से कहाँ तक होगा, ओ से लेके ये पॉइंट तक की दूरी, दैट मीन्स ये आपका जो भी पॉइंट आपने माना होगा ये सिग्मा वन देगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये आपको सिग्मा टू देगी। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसी में एक और केस होता है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन का। तो जैसे ये आपका ये जो शियर स्ट्रेस है सेम है शियर स्ट्रेस, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसको देखिए, ये दोनों पेयर जो हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और ये दोनों जो पेयर हैं वो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं। तो उस केस में सब कुछ सेम होता है, वैसे ही ड्रॉ करेंगे, बट आपका जो एंगल्स जो लाइंस बनेगी, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया था, इसमें एंगल वाली लाइन इस तरीके से बन जाएगी। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आप ट्राई करना खुद से समझने की, और तो आपको और भी क्लेरिफाई हो जाएगा। तो इसी का मैंने यहाँ पे जो ये वाला केस है, दिस केस, इसी को मैंने इसका स्टेप्स यहाँ पे लिख रखा है, और उसका एक और एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा सेम केस का, जो लास्ट वाला केस है। तो उसको आप खुद से समझने की कोशिश करिएगा, फिर हम न्यूमेरिकल सेशन पे आएंगे, न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे। तो ये सारे केसेस आप फिर से एक बार देखिएगा, उसको जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है उसको फिर से कोई भी अपने से कोशिश करिएगा उसको ड्रॉ करके पूरा समझने की। अगर कोई भी डाउट आता है देन आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप डिप्लोमा लेवल पे ना देखें तो अगर बीटेक लेवल पे भी जाएंगे तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आगे भी आपको पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स, और इसके क्वेश्चंस आपके जेई एग्जाम में भी आते हैं, एसएससी जेई की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ें, और कोई भी डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और इसी का एक पर्टिकुलर केस जो मैं यहाँ ये वाला बता रहा हूँ आपको, ये फिर से मैं डिस्कस कर लूँगा, देन मैं न्यूमेरिकल पे आऊँगा। तो स्टूडेंट्स, में भी आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।